इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो सोलेटरी कन्फाइनमेंट होता है, एक तरीके का इस तरीके का कन्फाइनमेंट होता है जिसमें हम किसी भी एक्यूज्ड को क्या करते हैं, अलग रखते हैं। मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति है उससे अलग रखते हैं, और उसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या ये लॉ में एडमिसिबल है? क्या लॉ इसकी इजाजत देता है? क्या एक व्यक्ति को आप सोलेटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? ये एक लीगल टॉपिक है और हम इसी चीज को आज हम इस पे बात करेंगे। फिलहाल ये चूंकि चर्चा में है इसलिए है क्योंकि अभी उमर खालिद को यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस जो है इसको इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इनको जब जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, जब जेल भेजा गया, तो इनका कहना है कि ये 2-3 दिन पहले अपने वकील के जरिए अपने कोर्ट को इन्होंने इन्फॉर्म करा कि जो वहां पे जेलर हैं, जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, वो इनको बाहर निकलने नहीं देते, वो इनको सोलेटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, किसी से मिलने जुलने नहीं देते, किसी को वहां जाने नहीं देते। इस तरीके की चीजें इन्होंने ऐसा कहा। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लीगल है या नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि उमर खालिद को ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब पॉलिटिकल साइंस वाले ये सब डिस्कस करेंगे। हमें ये डिस्कस करना है कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज लीगल इन इंडिया और नॉट। क्या इस पे ऐसे केसेस हैं जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को इलीगल कहते हैं, या फिर कोई ऐसा गाइडलाइन, कुछ भी ऐसा रूल, कोई ऐसा लॉ जो माननीय कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है, कुछ ऐसी चीजें हैं। या फिर हम उससे पहले कुछ प्रोविजंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि जेल में है तो आखिर किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, कहां से लॉ लाएंगे, कौन सा लॉ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं, मुझे कई लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि आप एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को इतने दिन तक, 3-3 साल तक कैसे पढ़ते हैं लॉ वाले। अरे भाई, उनको मैं बताऊं एक ही लॉ नहीं है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक चीज है ना, ऐसा हजारों हजार एक्ट बने हुए हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं। अब मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि जेल के नियम और कायदे भी अलग तरीके से एक्ट से रेगुलेट होते हैं। इसको हम प्रिजन्स एक्ट कहते हैं, और प्रिजन्स एक्ट पुराना है, और उसके अकॉर्डिंग ही जेल में किसको रखना है, कैसे पैरोल दिया जाता है, कैसे फरलो दिया जाता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं पैरोल और फरलो में इंटरफेरेंस जानने के लिए, वो चाहें तो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। तो ये चीज कैसे गवर्न होगा, तो जेल जेल का जो है आपका प्रिजन्स एक्ट देखना पड़ेगा, और उसके बाद जेल मैनुअल्स भी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुलिस के पास पुलिस मैनुअल होता है, लॉ वगैरह तो है ही, लेकिन सारे लॉ को उसको जानकारी कहाँ से होगी, वो वकील थोड़ी ना है। तो हम क्या करते हैं, वो तमाम लॉ जो पुलिस से रिलेटेड है उनको एक एक खांचे में बंद कर दिया, एक किताब छोटा सा बना दिया और बोला ये पुलिस मैनुअल है, मतलब हर किसी को इतना तो पढ़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जेल मैनुअल भी होता है, मतलब जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, जेलर हैं, जेल में जो काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, उनको वो चीजें कम से कम पढ़ना होगा। जैसे मान के चलो कि यदि पासपोर्ट अथॉरिटी है, पासपोर्ट देना, रद्द करना ये आपका काम है, तो कम से कम पासपोर्ट एक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एग्जीक्यूटिव हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे यदि मैं गिनाना शुरू कर दूं तो हजारों हजार एक्ट आ जाएंगे, ऐसे लॉ आ जाएंगे। तो मैं इस क्लास के माध्यम से उन तमाम लोगों को और आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग या आप लोग जब पढ़ेंगे लॉ तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ग्रैंड नॉर्म है, एक एक बहुत ऊपर की चीज है, और इसके नीचे हजारों हजार एक्ट बने हुए हैं, और उसको पढ़ना, समझना, उसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। नहीं तो फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा। कई बार कभी डिस्कशन करते हैं तो कोई बोलते हैं अच्छा ये बताइए कि ये वाला चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है। अरे कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हो। अब जेल वाली चीज जो है, ये जेल उसमें नहीं मिलेगा आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको जाना पड़ेगा जेल के जो प्रोविजंस है, आपको प्रिजन्स एक्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो मैं एक ओवरव्यू बताया मैं आपको। और अभी जो सिचुएशन ऐसा था कि इन्होंने ये कहा कि जेलर जो है या जेल सुपरिटेंडेंट ऐसा नहीं करने देता है, तो कोर्ट ने, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उन्होंने क्या किया, जेल सुपरिटेंडेंट को समन किया। अब उनको बोला कि आप जवाब दीजिए कि आखिर क्या बात है, क्यों आपने ऐसा किया, इसको क्यों एक ही रूम में बंद करके रखे हो। तो मैं आपको एक इनका जवाब दिखाता हूं। इन्होंने बहुत सारा जवाब दिया है, लेकिन एक जवाब ऐसा है जो आप सुनेंगे तो जरूर हंसेंगे। ठीक है,
हंसेंगे और आपको ये भी हैरत होगा कि किस तरीके के ऐसे एग्जीक्यूटिव हैं हमारे कंट्री में, और ऐसे एग्जीक्यूटिव रहेंगे तो कैसे देश का कल्याण होगा। मुझे नहीं पता, आप लोग को पता चले तो इस लेक्चर के बाद में मुझे बता दीजिएगा। इसमें जब जवाब मांगा गया और उनको समन किया गया कोर्ट के द्वारा कि जेलर जो है, जेल सुप्रिटेंडेंट है, मेरे कोर्ट में आए और मुझे मुझे बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक रिप्लाई किया। और रिप्लाई में देखिए क्या लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे आप देखिए। ये कहते हैं कि देखिए ये बात तो सही है कि मैंने इसको क्या किया, एक ही कोठरी में बंद कर दिया, ठीक है, इसको घूमने नहीं दिया, ये बात तो फंस गए, ये तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि आखिर क्यों ऐसा किया, तो देखिए जवाब क्या है इनका। कहते हैं हाउएवर वन रिप्लाई विच कॉट द कोर्ट्स अटेंशन रीड, क्या है भैया, द सेल वेयर द इनमेट इज बीइंग केप्ट, मतलब जहां उमर खालिद को रखा गया है उस सेल की बात कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव ने रिप्लाई किया है, द सेल वेयर द इनमेट्स इज बीइंग केप्ट इज लोकेटेड एट सच अ प्लेस, लोकेटेड एट such a place from where more than half of the ward movement is visible। अब ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे जगह में रखा गया है जहां से वो आराम से जो पूरा जेल का आधा कम से कम एरिया को देख सकता है कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, कौन कहाँ चल रहा है, सारी चीजें उसको विजिबल है। तो जब वो देख सकता है तो क्या फर्क पड़ता है मिलॉर्ड, वो देख तो रहा है ना कम से कम, तो क्या दिक्कत है। तो जो जज साहब हैं वो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं जज साहब तो आई एम क्वाइट अमेज्ड बाय दिस बाय पैरा नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड बिजार थिंग टू से। और जज साहब ये कहते हैं कि क्या कर रहे हो, फ्रॉम इनसाइड can also be can also see others so that he does not get bored। अब बोल रहे हैं कि मिलॉर्ड ऐसा है, जब ये सेल में बंद है और आधा जेल को देख रहा है कौन से कैदी किधर जा रहे हैं, तो बोर होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये एग्जीक्यूटिव का भी दिमाग सिर्फ बोर होने पे ही है, क्योंकि इनको लीगल नॉलेज नहीं है। ये सोच रहे हैं कि ये इसलिए गया है कोर्ट क्योंकि ये बोर हो जा रहा होगा अंदर बैठ करके, इसीलिए बोरियत को खत्म करने के लिए ये कोर्ट चले गए। लेकिन इनको क्या पता कि लॉ क्या होता है। इसमें कहें कि जब देख ही रहा है ये सामने क्या हो रहा है, आधा से ज्यादा जेल दिखाई दे रहा है, तो बोर किस बात के हो रहे हो। और उन्होंने कोर्ट को सबमिट कर दिया, ये बात लिख करके आपको हंसी आ रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। अब देखिए ये लॉयर साहब फिर क्या क्या कहते हैं, कहते हैं कि इज ही अ जू एनिमल ऑन डिस्प्ले। अब ये वकील साहब कहते हैं क्या वो जू में एनिमल जैसे हम देखते हैं उसको बांध के रखते हैं, क्या ये इस तरीके की चीजें हैं। इज ही अ जू एनिमल ऑन डिस्प्ले दैट अदर कैन सी हिम एंड कैन सी अदर्स व्हेन ही इज लॉक्ड अप, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये लॉयर साहब का दिमाग खराब हो गया, ये क्या रिप्लाई कर दिया यार। रिप्लाई ऐसा कर रहा है कि ये जो है पूरा विजिबल है तो सर सब कुछ एंजॉय कर रहा है, वो जो है बोर नहीं हो रहा है, तो फालतू कोर्ट का टाइम क्यों खराब कर रहा है। इनको क्या पता है कि राइट टू जो है मूवमेंट है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 के बारे में भी पता होता है इनको, तो इस तरीके का रिप्लाई करते क्या। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सर आप जबरदस्ती एग्जीक्यूटिव के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, अरे मैं क्या करूं, ये आज का है, आज का आप जाकर के यदि आपको विश्वास नहीं लीजिए 23 अक्टूबर आज कितना है, 25 अक्टूबर है ना, तो एक दो दिन पहले का है, 23 अक्टूबर का है। अब ये रिप्लाई आपके सामने पड़ा है, जज को खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि क्या रिप्लाई कर दिया है। बहुत सारी और भी चीजें हैं, बाद में फिर ये बोला गया कि सिक्योरिटी पर्पस है, ये पर्पस है, वो पर्पस है, तो ये सारी चीजें तो ठीक है। लेकिन अब हम इसको विश्लेषण करेंगे कि क्या सोलेटरी कन्फाइनमेंट चीजें ठीक है या नहीं है। यहां तक तो अभी हमको समझ में आ गया होगा कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट ठीक नहीं है, तभी जज साहब इन्होंने कॉग्निजेंस लिया इस बात पे कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट ठीक नहीं है। अब क्वेश्चन है कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट में क्या प्रॉब्लम है। सोलेटरी कन्फाइनमेंट में हम क्या करते हैं कि इनमेट्स को जो एक्यूज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बिल्कुल एक सेपरेट वार्ड में रख देते हैं। उसमें प्रॉब्लम यह होता है साइंटिफिक कि उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब होगा तो कुछ और कुराफात वो सोचेगा, दिमाग में डिस्ट्रक्शन की बातें आएगी उसके दिमाग में, और साइंस ये कहता है कि मेंटली टॉर्चर हो जाएगा वो उसका, और इस तरीके से वो और ज्यादा जो है ना हार्ड एंड क्रिमिनल बन सकता है, हार्डकोर क्रिमिनल बन सकता है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल। हम आज से तो नहीं पढ़ते, हम तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। हालांकि वुमेन की बात नहीं करते वहां पे, लेकिन मैन एंड वुमेन बोथ होना चाहिए, तो दोनों जो है सोशल एनिमल है। हम हमेशा पढ़ते हैं मैन इज सोशल एनिमल, तो क्या वुमेन सोशल एनिमल नहीं है, वो भी है। तो जब सोशल एनिमल है तो उस चीज से रिलेटेड ये चीज है।
मतलब ये हुआ कि यदि आपको एक लेख लिखने के लिए दे दिया जाए, यूपीएससी की जो तैयारी करेंगे ये सारी चीजों पे किस तरीके का केस दे दिया जाए कि इस पे लेख लिखिए, तो आप शुरू किससे करेंगे कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ये सोशोलॉजिस्ट कहते हैं। और इस तरीके से फिर आप लॉ में आएंगे, आर्टिकल 21 की बात करेंगे और बहुत सारी चीजें, फिर धीरे धीरे कोर्ट के केसेस को साइड करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को साइड करेंगे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप साइड कर सकते हैं। तो इसमें एक वेटेज मिलेगा आपके आंसर में और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा। अब क्या केस है कोर्ट का, ये 1971 का 78 का मामला है। इसमें हम देखते हैं दो केस एक ही साथ है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही पॉपुलर केस है, लैंडमार्क केसेस है। और आप देखिए यहाँ पे वीके कृष्ण अय्यर, एक ऐसा जज जिनका आप जजमेंट पढ़ें तो मैं 90% ये चैलेंज करके कहता हूं कि आपको ये एक बार में तो समझ आ ही नहीं सकता है। ये केसेस का इस तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं जज साहब, ये तो अब नहीं रहे, लेकिन ये इस तरीके का केसेस यूज करते थे जिसमें वो आपको समझ में आएगा नहीं। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे लॉ क्लास में कि क्या ये कैसा जजमेंट है, पूरा पढ़ लिया 3 बार फिर भी समझ में नहीं आया, कुछ कुछ इस तरीके की। तो बहुत अच्छे अच्छे चंद्रचूड़ साहब हैं, ये सारे फजल अली हैं, तो इसमें बहुत सारा अच्छे जज हैं इसमें। तो इसमें क्या कहा गया है इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये बेसिकली सोलेटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर है और कहा गया है कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट जो है वो चीजें ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं इशूज पे। क्या इशूज थे इस केस में? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो पूरे के पूरे जो पेजेस का पिटीशन होता है, कोर्ट क्या करता है उस पूरे के पूरे पिटीशन को कोर्ट क्या करेगा, इशूज में फॉर्म कर देगा, कुछ इशूज बना देंगे और उसी इशूज का आंसर देंगे। ये पहला इशू क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे सामने दिख रहा है। कहता है द क्वेश्चन रेज इन द केस आर वेदर द प्रिजन सिस्टम has a conscience in constitutional term, whether a prisoner ipso facto forfeits prisonhood to become a rightless slave in the of the state, and in cultural terms whether man management of the prison society can operate its arts by zoological strategies। मतलब जैसे एक एनिमल को, एक जानवर को रखा जाता है, क्या उस तरीके से आप इनमेट्स को रखेंगे क्या? क्वेश्चन पहला इशू ये है। इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से कहते हैं कि फॉरफिट्स, क्या जब जेल में हम जाते हैं तो क्या हम अपने उन तमाम अधिकारों को क्या हम फॉरफिट कर देते हैं, क्या हम त्याग देते हैं? फॉरफिट पर्सनहुड, क्या जो हम व्यक्तित्व का जो हमारा पर्सनल लिबर्टी की बातें हैं, क्या हम उसको स्टेट हमसे छीन लेगी? यदि हम कोई क्राइम किए हैं और किए हैं नहीं किए हैं ये अभी श्योर नहीं है, जेल में रखा गया है, वो तो अभी ट्रायल चल रहा है, एक्यूज से वो चीजें छीन ली जाएगी, क्या उनका ह्यूमन राइट छीन लिया जाएगा? वो पहला क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। कहते हैं इप्सो फैक्टो फॉरफिट्स पर्सनहुड टू बिकम ए राइटलेस स्लेव ऑफ द स्टेट। तो क्या हम राइटलेस, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको इतना सारा राइट दिया है वो राइट खत्म हो जाएगा अपने आप? क्या हम एक स्लेव जो बन जाएंगे स्टेट के? जो स्टेट मुझे जेल में डाल रही है क्या हम उसके स्लेव बन जाएंगे? कुछ इस तरीके की बातें पहला इशू में कहा गया है। दूसरा देखिए क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द प्रिजन्स एक्ट 1894। देखिए कब का ये एक्ट है, 1894 का है, 1894 का है, बहुत पहले का है। इन सो फार एज इट empowers the jail authorities to keep a solitary confinement a person sentenced to death, and also section 56 of the prisons act 1894 insofar as it confers unguided, uncandalized and arbitrary powers on the superintendent to confer a prisoners in iron। दूसरा वाला चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, पहला समझ में आ गया होगा, क्या व्यक्ति राइटलेस हो जाएगा जेल में जाएगा? तो दूसरा सेक्शन 30 ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट और सेक्शन 56 ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट को इसमें क्वेश्चन किया गया है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया है। तो ये चीज तभी समझ में आएगा जब हम पहले क्या समझेंगे कि सेक्शन 30 ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट क्या है और सेक्शन 56 ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट क्या है। यदि हम समझ लेंगे इसको तो फिर पूरा का पूरा जजमेंट समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन 30 और 56 को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेक्शन 30 देखिए यहाँ पे क्या कहता है। सेक्शन 30 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेक्शन 30 इन द प्रिजन्स एक्ट 1894। क्या कहता है कि प्रिजनर्स अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, वैसे प्रिजनर्स
वैसे कैदी जो डेथ के सेंटेंस के लिए, डेथ के सेंटेंस होने के बाद क्या किए हैं, जेल में भेजे गए हैं। क्योंकि डेथ का सेंटेंस जब दिया जाएगा किसी कोर्ट से, आपको मैंने बताया रखा है, या फिर मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं आप जाकर के देखिएगा, उसमें यह है कि डेथ सेंटेंस के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, कंपिटेंट कोर्ट जो है, सबसे निचली अदालत सेशंस कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है। वो यदि दे देती है तो जो जेल में जाएगा तो क्या उसको हम सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे? इसको पहले पढ़िए, क्या कहता है, प्रिजनर्स अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, कहता है पहला, एवरी प्रिजनर अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ शैल इमीडिएटली ऑन हिज अराइवल इन द प्रिजन आफ्टर सेंटेंस बी सर्च्ड बाय, पहले उसको पूरा देखेगा, उसका शरीर को सर्च करेगा कि कहीं कुछ चाकू वाकू तो नहीं रखा है, और बाय ऑर्डर ऑफ द जेलर, एंड ऑल आर्टिकल्स shall be taken from him which the jailer deems it dangerous or inexpedient to leave in his possession। यदि जेलर साहब को ऐसा लगता है कि ये कुछ आर्टिकल्स जो है इससे ये खतरनाक हो सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, अपने आप को कुछ हानि पहुंचा सकता है, उन तमाम आर्टिकल्स को सीज कर लिया जाएगा। ये उसकी मर्जी हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लोग में पूछ रहे थे ना कि कोर्ट क्या ऐसा ऑर्डर कर सकता है जो उसके पर्सनल राइट के अगेंस्ट हो? हाँ जी, कर सकता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि वो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा आर्टिकल जो आपके पास है और आपको लगता है जेलर को कि ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए इसके पास, अदरवाइज ये डेंजरस हो सकता है किसी के लिए, तो ये सीज कर लेगा। आपका मर्जी हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीज हो गया। चलो दूसरा क्या कहता है, एवरी सच प्रिजनर शैल बी कन्फाइंड इन अ सेल अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर प्रिजनर्स एंड शैल बी प्लेस्ड बाय डे एंड बाय नाइट अंडर द चार्ज ऑफ अ गार्ड। अब कहता है कि ऐसे जो क्रिमिनल होंगे, ऐसे जो लोग होंगे जो डेथ सेंटेंस के बाद यहां पे आएंगे, उसमें क्या होगा, उसमें उनको अलग कोठरी में रखा जाएगा। इसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। उनको अलग कोठरी में रखा जाएगा और एक 24 घंटा गार्ड उनके निगरानी के लिए रखा जाएगा कि कहीं कुछ उत्पात ना मचा दे। ठीक है, ये जो है हमारा एक्ट कहता है, ये जो है लॉ है। और इसी चीज को यूज करके क्या करते हैं, जेलर साहब को पता नहीं चलता है इस पार्टिकुलर सेक्शन को यूज करने में, और बोलते हैं तो मेरी मर्जी जी। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो जेलर है और जेल सुपरिटेंडेंट है उसकी मर्जी है जी, जो उनको डीम फिट लगे वो करेंगे। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इसका जो इंटरप्रिटेशन कैसे होगा ये हम बाद में बात करेंगे। इस बात को आप मैं अभी समझा दूं। देखिए क्या कहता है कि एवरी प्रिजनर अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ शैल इमीडिएटली ऑन हिज अराइवल इन द प्रिजन आफ्टर सेंटेंस बी सर्च्ड। अब क्वेश्चन आपसे मैं करूं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप में से जो लोग बताना चाहेंगे कि क्या इस आर्टिकल को यूज करके किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है क्या? या किसी भी व्यक्ति को नहीं कहें तो और थोड़ा सा आपके लिए क्लैरिटी में ला दूं, जो डेथ के चार्जेस में है, क्या उसको हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं इस सेक्शन 30 को यूज करके? आप लोग में से जितने लोग को समझ में आया है बताइए। सर जिसको सेंटेंस ऑफ डेथ है उसको सर रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट लिखा है 30 का फर्स्ट, जेलर के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो चाहे तो। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया कि हाँ जी ये डेथ सेंटेंस है, तो क्या उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे क्या? वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। और क्लियर कर दिया, और क्लियर कर दिया आपके लिए। दोबारा बताइए, मैं मुझे अजान सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ रख सकते हैं सर, जो जिनको सेंटेंस ऑफ डेथ है हाँ हाँ उनको सर रख सकते हैं। ठीक है। और कोई लोग बताना चाहेंगे? सर रखना ही पड़ेगा, इसमें लिखा है शैल। हाँ हाँ सब क्लोज सेकंड में लिखा है शैल, उसको रखना ही पड़ेगा अलग। सर रख सकते हैं या नहीं रख सकते का कोई चीज नहीं है। और कोई ऐसे लोग हैं जो बताना चाहेंगे? सर शायद नहीं रख सकते, क्योंकि सर वो हायर कोर्ट पे भी तो अपील कर ही सकता है कि डेथ सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, आपका क्या कोर्स है, आप किस क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है? सर बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस। ठीक है, और दूसरे लोग बताएं। दूसरे लोग भी बता दो भाई, पैसा नहीं लग रहा। रख सकते हैं सर। रख सकते हैं? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहीं पे जुडिशरी का यहाँ पे रोल आएगा।
सारे लोग को ये पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको लगेगा कि रख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किसके पास है? इंटरप्रिटेशन जुडिशरी के पास है। अब जज साहब इसको इंटरप्रेट करेंगे इस पूरे के पूरे केस में। चलिए हम इसको बाद में डील करेंगे, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सेक्शन 50 को 56 को देखते हैं। ये भी एक इशू था तो चलो इसको देख लेते हैं। ये हालांकि डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है हमारे सब्जेक्ट से, बट एनीवे कर देते हैं, कोई बात नहीं। कन्फाइनमेंट इन आयरन, उसको हाथ पैर जो जंजीर में बांध करके नहीं रखते थे, वो देखे होंगे मूवी वगैरह में, सिक्कड़ लगा करके, अरे जेल में कैदियों को रखा जाता था ना, कन्फाइनमेंट इन आयरन मतलब बांध करके, वो उस तरीके से। क्या कहता है कि whenever the superintendent consider it necessary with reference either to the state of the prison or the character of the prisoners for the safe custody of any prisoner that they should be confined in irons, he may subject to the such rules and instructions as may be laid down by the inspector general with the sanctions of the state government to confine them। मतलब इसमें कहा गया है कि आप किसी को जो आयरन है जंजीर में उसको बांध सकते हैं, कुछ कुल मिलाकर के ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज हमने पढ़ लिया। अब देखिए इस केस में किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करा जा सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हमने इशूज को भी देख लिया, अब हम डायरेक्ट जजमेंट में आते हैं और जजमेंट में क्या चीजें हुई है उसके बारे में हम एक एक चीज को जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, कहता है कि the jurisdictional reach and range of the Supreme Court's writ to hold prisoners caprice and cruelty in constitutional laws is incontestable, but teasing intrusion into the administrative direction is legal anathema absent breaches of constitutional rights और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स। देखिए अभी भी आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर दिया जज साहब। मैंने बोला था ना कि ये ऐसा भारी भरकम वर्ड यूज करते हैं कि ढंग से समझ में नहीं आता एक बार में, बट एनीवे मैं आपको समझा दूंगा। प्रिजनर्स हैव इनफोर्सेबल लिबर्टीज डिवैल्यूड मे बी बट नॉट डिमोनेटाइज्ड। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति को तो समझ में नहीं आना। एंड अंडर आवर बेसिक स्कीम प्रिजन पावर मस्ट war before judge power if fundamental freedom are in jeopardy. If judicial realism is not to be jettisoned, judicial activism must censor the argument of unaccountable prisons autonomy। अब इसमें तो ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आएगा आपको एक बार पढ़ने में, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। अब कुछ दूसरा केस देखते हैं, क्योंकि ये जो पहला जो लाइन है ना वो जरूर जस्टिस अय्यर जो है वो लिखे होंगे, क्योंकि वो लिखते हैं भारी भरकम वर्ड लिखते हैं, समझ में नहीं आता। बट एनीवे हैव पेशेंस। इसमें क्या हुआ है, इसमें कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि जो प्रिजनर्स होते हैं इनके राइट्स को, इनके फंडामेंटल राइट्स को क्या हम खत्म नहीं कर सकते। जो पहला क्वेश्चन था ना कि खत्म कर देंगे, तो वो एक अलग सेपरेट चीज है। आप यदि किसी को प्रिजन में रखेंगे तो उसका जो ह्यूमन राइट है वो तो रहेगा ही रहेगा। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन राइट्स क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन आपको वो कुछ राइट्स दिए गए, वो ह्यूमन राइट है। अब चाहे आप क्रिमिनल बन जाएं या आप कुछ और बन जाएं, अरे वो ह्यूमन राइट से आपका वास्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। और यदि हम कुछ और केसेस को देखेंगे उसमें जैसे आरसी कूपर का केस है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा आरसी कूपर मनेका गांधी वाला जो केस है, उसमें भी ये चीजें बता दी गई थी कि ये जो हमारा लाइफ जो है, लाइफ के मीनिंग को डिफाइन करा गया और उसमें कहा गया कि लाइफ का ये मतलब सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता। लाइफ का मतलब होता है कि समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। तो हम ह्यूमन हैं, आखिर कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसमें कहा गया कि एनिमल के एग्जिस्टेंस जैसा है उस तरीके से नहीं। जैसे कि अभी वकील साहब इन्होंने बोला ना कि ये जो जू का कोई ये चीज हो रहा है क्या, मतलब जू एनिमल ऑन डिस्प्ले है क्या, तो ठीक है देखिए यहाँ से रिलेट हो रहा होगा, क्योंकि इस पार्टिकुलर केस में इन्होंने आरसी कूपर वाले में कहा गया है कि ये एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। चलिए हम कुछ केस देखते हैं, उसके बाद आपको चीजें और समझ में आएगी। इस लेक्चर के अंत में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कहता था सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांगली इंडोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग एंड द थ्योरेटिक गोल्स ऑफ द इम्प्रीजनमेंट। इसमें इस पार्टिकुलर केस में जेल में अस्पताल हो, इन्होंने पहले अस्पताल नहीं हुआ करता था जेल में, अब कोर्ट ने बोला कि जेल, हर एक जेल में अस्पताल होना चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, काउंसलर होने चाहिए, ताकि वहां के इनमेट्स को आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि उसका ह्यूमन राइट है
उसका ह्यूमन राइट है, तभी कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप हॉस्पिटल बनाइए। देखिए लॉ और जज का किस तरीके से काम है अपने केस को आपके फेवर में करने का। ये पार्टिकुलर केस डायरेक्टली आपके केस से रिलेटेड नहीं था कि आप इसको रखिए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में या नहीं। ये केस कह रहा है कि हर एक केस में हर एक जेल में हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन लॉयर का काम यह है वो इसको कनेक्ट किया कि जज आखिर क्यों ऐसा बोला होगा, क्या कारण रहा होगा, तब उसको रिलेट कर दिया कि उसके मेंटल हेल्थ से रिलेट किया। तो मतलब अब फिर उसको साइंस से रिलेट कर देगा और बोलेगा कि जी मेंटल हेल्थ तो बहुत जरूरी है, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखोगे तो मेंटल हेल्थ खराब होगा, और मेंटल हेल्थ खराब होगा इसीलिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें कहा है कि कोर्ट में हर एक कोर्ट में क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। थेरेपेटिक गोल के लिए आपको जो काउंसलर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, किस लिए, मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए। और यदि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखोगे आप तो क्या होगा, मेंटल जो हेल्थ है उसको बिगाड़ना। तो एग्जीक्यूटिव मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने में पड़ा है, कोर्ट मेंटल हेल्थ को बनाने में पड़ा है, तो अल्टीमेटली किसको दोगे वैल्यू, हमेशा क्या करेंगे, देखो लॉयर इसको क्या कर दिया, मोड़ करके अपने आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग में ला दिया। यही काम होता है लॉयर का कि वो इतना ज्यादा कुछ अलग अलग चीज पढ़ लेते हैं कि उसको ला करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे और कहेंगे तो कोर्ट का है, मैं थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ, ये तो कोर्ट बोल रहा है, और सच में कोर्ट ही बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए the court held that the progressive criminologists across the world will agree that the Gandhian diagnosis of offenders as patients and his conception of prisons as hospitals, mental and moral, is the key to the pathology of delinquency and the therapeutic role of the punishment. ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि आप कुल मिलाकर के हॉस्पिटल बनाइए ताकि मेंटल हेल्थ अच्छा हो। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, इट इज ट्रू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो ड्यू प्रोसेस। अब कहते हैं कि इट इज ट्रू दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो ड्यू प्रोसेस क्लॉज और द 8th अमेंडमेंट, बट इन दिस ब्रांच ऑफ लॉ आफ्टर आरसी कूपर का केस है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया है कूपर, आरसी कूपर एंड मेनका गांधी का केस है उसमें दिया है। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द consequences द सेम for what the punitive outrageous scandalizing unusual or cruel and rehabilitative counterproductive is arguably unreasonable and arbitrary and in short down by the article 14, 19 and if inflicted with the procedural unfairness fall foul of the article 21। मतलब ये कुल मिलाकर के बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है आर्टिकल 14, 19 और 21 का, जिसको ज्यादा महत्व दिया गया है, और चूंकि ज्यादा महत्व देंगे तो बाकी जितने भी लॉ बनाए गए हैं, जितने भी एक्ट हैं, उनमें यदि कोई चीजें हैं तो उसको हमेशा हम इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट ही इंटरप्रेट करेंगे। कुछ ये इंग्लिश अलग तरीके से लिखता है, उसको रहने दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर के सार यही कह रहा है। अब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट पार्ट कंपनी विद द प्रिजन्स एट द गेट्स and judicial oversight protects the prisoners shrunken fundamental right if faulted, frowned upon the frozen or frozen by the prisons authority. The operation of article 14, 19 and 21 may be pared down for prisoners but not puffed out together। अब देखिए इसी तरीके से ये इतना हार्ड वर्ड यूज करते हैं, तो ये कुल मिला के कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्ट रहे, कितना भी प्रिजनर्स एक्ट रहे, कुछ भी रहे, बोल रहे हैं कि द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 21 जो फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति का, उस सिचुएशन में उसको हम थोड़ा सा कैंची पैड करना, मतलब होता है ना, वो कैंची काट करके थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि डाउन फॉर अ प्रिजनर्स बट नॉट पफ्ड आउट टुगेदर। पफ्ड आउट मतलब होता है कि बिल्कुल पूरे सिरे से खत्म कर दिया, पूरा हटा दिया, पूरा स्मैश कर दिया उसको, वो नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा आप हटा दिए जरूरी नहीं है। आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दोगे तो उसका 14, 19 और 21 का क्या होगा, उसका जो राइट टू एक्सप्रेशन वो खत्म हो गया, इक्वालिटी है वो खत्म हो गया, क्योंकि बाकी सब प्रिजनर्स को आपने ऐसा नहीं किया, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो, तो 14 भी गया और 19 भी गया और 21 तो राइट टू लाइफ का पार्ट है, और लाइफ का मतलब ये बता दिया कि नॉट मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस, वो समथिंग मोर। तो कुल मिलाकर के कोर्ट का अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाला है। तो इस तरीके से कोर्ट जो है यहाँ पे कह रहा है कि confinement inside a prison does not necessarily import cellular isolation. Segregation of one person all alone is in a single cell
is solitary confinement. This is a separate punishment which the court alone can impose. बोल रहा है कि ये जो पनिशमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये जो पनिशमेंट है सोलिटरी कन्फाइनमेंट का, वो बेसिकली क्या कर सकता है, वो कोर्ट ही क्या लिखा है, दिस इज अ सेपरेट पनिशमेंट विच द कोर्ट एलोन कैन इम्पोज। एलोन, कोर्ट एलोन, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भाई कुछ भी रहो, तुम कितना ही बड़ा आदमी हो जाओ, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, नहीं कर सकते, कोर्ट एलोन कर सकता है। Solitary confinement has the severest sting and is unavoidable only by the court. Only by the court, दूसरा नहीं कर सकता है। तो आप में से जो लोग बोल रहे थे कि आर्टिकल सेक्शन 30 को यूज करके ऐसा कर सकते हैं, उनको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कर सकते। अब इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा। इंटरप्रेट किस तरीके से यहाँ पे करा गया है मैं आपको बहुत ही आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, इन्होंने बिल्कुल सही बोला था, जो भी इनका आंसर दिए थे, उन्होंने कहा था कि जब हम डेथ सेंटेंस के व्यक्ति को रखेंगे जेल में, लेकिन उसके पास अभी भी अपील का राइट है, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे दिया कि उसको डेथ दे दो, और उसके बाद क्या उसका डेथ पलट नहीं सकता, हाई कोर्ट में पलट सकता है, और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट उसको पलट सकता है, हाँ जी उसको भी पलट सकता है। और उस सिचुएशन में यदि वो प्रेसिडेंट साहब को कर दिया अपील तो भी पलट सकता है। उस सिचुएशन में हम क्यों माने कि उसको जो है आर्टिकल जो सेक्शन 30 है उसको इस तरीके से एक्सटेंड करें कि वो शुरुआत से उसको रहने दे। इसमें कोर्ट कहा है कि लास्ट रिसोर्ट में जब उसके पास कोई भी अपील नहीं बच जाए, कोई भी अपील करने का चांस नहीं हो, उसी सिचुएशन में आप ये सेक्शन 30 को यूज करके जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो रख सकता है, नॉट अदरवाइज। इसको इंटरप्रिटेशन है। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ को फोकस कीजिए, देखिए क्या कहता है कि during the pendency of the petition for mercy before the state governor or the president of India, the death sentence shall not be executed. Death sentence execute नहीं हो सकता। फिर कहता है 10 until rejection of the clemency motion by these two high dignitaries, it is not possible to predicate that there is a self executory death sentence. हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी डेथ पनिशमेंट दिया गया, इसको डेथ पनिशमेंट दिया गया और उसको खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो राइट है, उसका जो अपील का राइट है, उसको करना ही पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ, यदि उसका सारे राइट्स खत्म हो गए, अपील के, मर्सी के सारे राइट्स खत्म हो गए, तब जो है सेक्शन जो 30 का जो बात किया गया था इसमें उसको यूज कीजिए और सोलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकता है जेलर, लेकिन नॉट अदरवाइज। आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि कोई दिया उसको डेथ पनिशमेंट तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट रखेंगे। और यदि ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 40, 19 और 21 जज साहब पहले बता चुके हैं कि इसका ग्रेव वायलेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बता दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए दोबारा पढ़िए। Therefore, a prisoners become legally subject to a self-working sentence of death only when the clemency application by the prisoners stand rejected. जब रिजेक्ट हो जाता है clemency petition तभी सेक्शन 30 को यूज कर सकते हैं। Of course, thereafter सेक्शन 30 का सब क्लॉज 2 जो ये कहता था कि कर सकते हैं is attracted, तो बोला कि of course उसके बाद अट्रैक्ट हो जाएगा, but not otherwise. A second or the third or the fourth or further application for mercy does not take him out of the category unless there is a specific order by the competent authority staying the execution of the death sentence. Thus, section 30 का subclause 2 does not validate the state's treatment of the keeping Sunil Batra in solitary confinement. इसमें सुनील बत्रा को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया, अब बोला सेक्शन 30 है हमारे पास ही तो हम रखेंगे, मेरी मर्जी। तो कोर्ट कहा कि ये कोई 30 है लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है इतना पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो जान लो। तब इसमें कोर्ट इसको इंटरप्रेट किया और बोला नहीं, एवरी नाउ एंड देन यू कैन नॉट इन्वोक सेक्शन 30 का सब क्लॉज 2, यू कैन नॉट इन्वोक दैट, बिकॉज ये तभी इन्वोक होगा जब जो इनमेट्स है, जो व्यक्ति है, जो कन्विक्टेड पर्सन है, उसके पास कोई दूसरा अपील का राइट नहीं है। तब उसको जब मरना ही है उस सिचुएशन में आप क्या कर दीजिए, सोलिटरी कन्फाइनमेंट कीजिए, क्योंकि तब उसका मेंटल हेल्थ यदि खराब होता भी है तो बाद में हम देख लेंगे, उसका ऑप्शन ही नहीं है लाइफ का। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं, जब फांसी लगती है तो डॉक्टर का रिपोर्ट उसमें लगता है कि मेंटली वो सही है। यदि वो मेंटली अनस्टेबल हो जाए तो उसको फांसी नहीं हो सकती, उसको फिर वो फांसी टल जाएगा। उनको पहले रिपोर्ट डॉक्टर से लिखवाना पड़ता है, वो जेल में इसीलिए डॉक्टर रखे गए हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। और मजिस्ट्रेट इसीलिए जब जेल में जब इनको पनिश किया जाता है, डेथ सेंटेंस से फांसी लगाई जाती है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य है, क्योंकि मैं फिर से बताया था तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पे ये सो होता है कि पुलिस पे ट्रस्ट ही नहीं है आपको,
क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो कुछ भी कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट वहां पे। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोविजंस है। और दूसरे वाले केस में, इसी केस में सोबराज वाला केस था, उसमें सेक्शन 56 को ये किया गया था, और सेक्शन 56 में भी ये बताया गया कि इसको हम नहीं कर सकते एवरी नाउ एंड देन। उसमें जब जरूरी होगा तभी ऐसा कर सकते हैं, जब ऐसा लगे कि जो सिक्योरिटी ऑफ द इनमेट्स पे खतरा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर सकता है जो दूसरे के लिए भी डेंजरस हो सकता है, उस सिचुएशन में ही उसको यूज करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इसका जो सार है मैं आपको बता दिया कि सेक्शन 30 जो ये कहता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट आप कर सकते हैं, ये एक्सट्रीम केसेस में ही किया जा सकता है, जब उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं हो, उसको हर एक जगह से उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया हो। 56 की बात जो मैंने आयरन वाला बात किया था कि उसको वो लगाना, सिक्कड़ में बंद कर देना, उसमें भी कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो है, लेकिन तभी यूज करेंगे जब इसकी जरूरत होगी, और इसको एवरी नाउ एंड देन नहीं करेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पे देखिए क्या लास्ट सेंटेंस कहता है, द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 मे बी पार्ट डाउन बाय द प्रिजनर्स बट नॉट पॉप्ड आउट टुगेदर। वो कट हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन पूरे तरीके से इसको हटा नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के इस पार्टिकुलर केस में ये कहा गया सोलिटरी कन्फाइनमेंट आप नहीं दे सकते हैं, इस तरीके की चीजें होगी तभी दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज को यूज करके ये जो अभी था आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट का, ये चीज आया न्यूज में, और मैंने सोचा कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट में जो लॉज हैं आपको बता दिया जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही है। किसी को कोई डाउट है तो अभी 1 मिनट है, उसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में ही पूछ पाएंगे, दोबारा लेक्चर में नहीं लूंगा। बताइए, कोई डाउट नहीं है? सारा कुछ क्लियर? अरे सुन भी रहे हो आप लोग? मैं खुद से बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर, सुन रहे हैं, कोई डाउट नहीं है सर। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। फिर से हम लोग दोबारा मिलते हैं, मैं आपको बता दूंगा कभी जब भी क्लास होगा तो, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिए, और जो भी टेस्ट के क्वेश्चन, बारे में बता दीजिए। टेस्ट ग्रुप पे डाल दीजिए। टेस्ट नेक्स्ट वीक में मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके ग्रुप पे बता दूंगा।